हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज़ के बारे में। सीलिएक डिजीज़ क्या होती है? ये एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या कॉज होता है एंड इसमें क्या साइन एंड सिम्टम इन पेशेंट आते हैं एंड इसमें हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ती है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो आज हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम सीलिएक डिजीज़ के कॉज को जानेंगे कि इसका क्या कॉज होता है। तो सीलिएक डिजीज़ का कॉज क्या होता है? वीट, मतलब कि गेहूं। ठीक है। अब सीलिएक डिजीज का गेहूं क्यों कॉज है, इसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है? तो गेहूं में क्या प्रेजेंट होता है? एक ग्लूटेन प्रोटीन। ठीक है। तो गेहूं के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, मतलब कि ग्लूटेन को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से उन लोगों को ये सीलिएक डिजीज कॉज होती है। ठीक है। तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस होने की वजह से क्या होता है? इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है। अब इन्फ्लामेशन होने से क्या होता है कि इंटेस्टाइन का फंक्शन जो होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब कि इंटेस्टाइन का नॉर्मल जो फंक्शन होता है फूड को एब्जॉर्ब करना और उसके बाद उसको ब्लड में सेंड करना, तो वो नहीं हो पाता है और फिर इंटेस्टाइनल फंक्शंस क्या होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें डिजीज क्रिएट होती है। फिर उसके बाद पेशेंट में क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली ये डिजीज किसकी वजह से होती है? ग्लूटेन इंटॉलरेंस। ग्लूटेन कहाँ प्रेजेंट होता है? व्हीट में, आटा में, मैदा में, सूजी एंड दलिया के अंदर। ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स व्हीट से बनते हैं उन सभी में ये ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये जो ग्लूटेन होती है बहुत सारे लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें इनटॉलरेंस मिलता है, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद उनके इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है, फिर इंटेस्टाइनल फंक्शन क्या होता है, डिसफंक्शन हो जाता है। फिर ये सीलिएक डिजीज कॉज होती है। इसके बाद पेशेंट में क्या आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो इस समय जब इन्फ्लामेशन होता है, अब कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पे हमारा इम्यून सिस्टम जरूर ही पार्ट लेता है। तो इसमें इम्यून सिस्टम क्या काम करता है? इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है, टेक एक्शन अगेंस्ट वीट। इसमें क्या होता है, क्योंकि वीट इंटॉलरेंस मतलब ग्लूटेन जो है प्रोटीन वीट के अंदर प्रेजेंट है। अब ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस होने की वजह से इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक्शन लेने लगता है वीट के अगेंस्ट, मतलब जो गेहूं होता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने लगता है। इसके बाद ही इन्फ्लामेशन होता है एंड ग्लूटेन के अगेंस्ट तो वो एक्शन लेता ही लेता है, लेकिन हमारी जो इंटेस्टिनल सेल्स होती हैं उनके अगेंस्ट भी क्या करता है, एक्शन ले लेता है। कौन लेता है? हमारा इम्यून सिस्टम। एंड क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, और उसके बाद एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर देता है। अब हम बात करेंगे कि जब एंटीबॉडीज हमारी बन गई किसके अगेंस्ट, ग्लूटेन प्रोटीन के, एंड इंटेस्टाइन जो सेल्स है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई। अब जब एंटीबॉडीज बन जाती है तो वहां पे क्या चलता है, इन्फ्लामेशन चलता है। ठीक है। अब इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा कि पेशेंट जो भी खाना खाएगा, मतलब कि उसने फूड खाया, इसके बाद उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है नॉट एब्जॉर्ब, वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन चल रहा है और इंटेस्टाइन का फंक्शन जो है वो डिसफंक्शन हो गया है। जिस तरीके से फंक्शन होता था वो रेगुलेट नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो गया, डिसफंक्शन हो गया है। तो इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। सो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पासेज आउट हो जाते हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पासेस आउट हो जाते हैं, मतलब वो निकल जाते हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हमारे एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए थ्रू इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी में सप्लाई होते हैं और वो अपना फंक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, अब वो क्या हो रहे हैं कि पासेस आउट हो जा रहे हैं, जो कि बॉडी के लिए यूजफुल है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में। ठीक है। बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक्शन ले लेता है अगेंस्ट इंटेस्टाइन सेल्स, क्योंकि अब जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में निकल जा रहे हैं। क्यों निकल जा रहे हैं? क्योंकि इम्यून सिस्टम ही हमारा जो इंटेस्टाइन सेल है जो एब्जॉर्ब करती है फूड को, ठीक है, उसी के अगेंस्ट एक्शन ले लिया है। तो
तो वहां पे क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, तो वहां पे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। सो फूड ना तो एब्जॉर्ब हो पाएगा ना ही डाइजेस्ट हो पाएगा, वो सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स में निकल जाएगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या होती है, बिलियस सेल्स होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है, रिमॉडलिंग होती रहती है। रिमॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें ओल्ड सेल्स जो होती हैं वो शेड आउट होती रहती हैं एंड न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। ये किस वजह से होता रहता है, ताकि इंटेस्टाइन जो है वो अपना अच्छा बेटर वर्क कर सके फूड को डाइजेस्ट करने में एंड उसको एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, तो इसी वजह से जो इंटेस्टाइन में बिलियस सेल्स होती हैं उनमें क्या होती है, रिमॉडलिंग होती रहती है, मतलब कि पुरानी सेल्स जो होती हैं वो शेड आउट होती रहती है, मतलब गिरती रहती हैं। न्यू सेल्स क्या होती है, उसमें फॉर्मेशन होती रहती है। ठीक है, फूड में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें क्या होता है, जैसे कि कुछ मिनरल्स मतलब आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं फूड में हमारे। बेसिकली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड में ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। CH मतलब है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, TG मतलब ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये माइक्रो होते हैं हमारे, जैसे कुछ मिनरल्स हैं, विटामिन है, A B C D E। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली किस में होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली सीलियक डिजीज का कॉज। और उसके बाद इंटेस्टाइन में क्या फंक्शन होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में जो फंक्शन होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है इंटेस्टाइन सेल के। ठीक है, और ग्लूटेन प्रोटीन के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन सेल में इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहां पे इंटेस्टाइन सेल क्या कर देती है, डिसफंक्शन हो जाती है। अपना जो नॉर्मल फंक्शन होता है फूड को एब्जॉर्ब करवाना और डाइजेस्ट करवाना वो नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद पेशेंट में साइन एंड सिम्टम आते हैं। अब इससे आगे हम जानेंगे कि पेशेंट में क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं जिसको लेकर के पेशेंट आता है और ये डिजीज उसमें हम लोग डायग्नोस करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सीलियक डिजीज में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। उससे पहले हम जानेंगे एक टॉपिक, बिलियस एट्रोपी। तो ये हमारी बेसिकली ये इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, इसके अंदर ये हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बिलियस सेल्स। एंड यहाँ पे हमारी क्या होती है, इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रेजेंट होती है बिलाई। बिलाई का क्या काम होता है, फूड जो होता है उसको एब्जॉर्ब करना और उसको डाइजेस्ट करवाना और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, ब्लड में सेंड कर देते हैं। फिर न्यूट्रिशन जो होते हैं, तो यूजफुल न्यूट्रिशन हमारी पूरी बॉडी को दिए जाते हैं थ्रू ये बिलाई का काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, बिलियस सेल्स होती हैं। अब सीलियक डिजीज में क्या हुआ है कि इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाई है वीट के अगेंस्ट। ठीक है, जिसमें कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ एंटीबॉडीज बना देती है इंटेस्टिनल सेल्स। इंटेस्टिनल सेल्स मतलब कि बिलियस सेल्स के अगेंस्ट क्या कर देती है, इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, हमारा एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर देता है। ये हमारी एंटीबॉडीज है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज हमारी किसके अगेंस्ट बनी है, बिलाई के अगेंस्ट। ठीक है, जो कि बिलियस सेल्स। तो इसमें हमारी जो इंटेस्टिनल सेल्स क्या होती है, जो बिलियस सेल्स क्या होती है, वो अपने आप में क्या कर लेती है, एट्रोपी कर लेती है। एट्रोपी का मतलब होता है कि वो अपना सेल का साइज जो होता है वो स्मॉल कर लेती है ताकि वो इन्फ्लामेशन से अपने आप को सेव कर सके। तो वही हमारा क्या होता है, बिलियस एट्रोपी। इंटेस्टिनल सेल साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है बिकॉज सेव फ्रॉम इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन से सेव करने के लिए अपने साइज को क्या कर लेती है, ये स्मॉल कर लेती है। ये यहाँ पे साइज क्या हो गया, इसका स्मॉल हो गया, ये लार्ज है। ठीक है, ये नॉर्मल बिलियस सेल्स है। इसमें क्या हो जाती है, बिलियस एट्रोपी हो जाती है। जो बिलाई सेल्स जो होती हैं उसमें साइज में क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, उसको बोलते हैं बिलियस एट्रोपी। ये क्यों होता है, ताकि वो अपने आप को इन्फ्लामेशन से सेव कर सके। अब इन्फ्लामेशन से सेव करेंगी इस वजह से ताकि वो अपना जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो पूरे अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, ये था बिलियस एट्रोपी के बारे में इन सीलियक डिजीज। अब हम बात करेंगे कि पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जिसकी कंप्लेन लेकर के पेशेंट आता है और उसमें क्या जो होता है वो पेशेंट महसूस करता है इस डिजीज में।
तो सबसे पहले आता है फर्स्ट लूज मोशन। लूज मोशन क्यों? क्योंकि पेशेंट ने वीट खाया, अब वीट में ग्लूटेन है, ग्लूटेन इनटॉलरेंस है, तो जब वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट में वो पासिस आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आता है, लूज मोशन की। लूज मोशन में भी सबसे उसमें देखा जाता है कि फैट का अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेटोरिया। ठीक है, फैट अमाउंट इंक्रीज इन स्टूल, तो इसको बोलते हैं स्टेटोरिया। ठीक है। सेकेंड, पेशेंट में जब डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, इंटेस्टाइन उसकी डिसफंक्शन है, फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी वजह से पेशेंट का वेट जो है वो लॉस होने लगेगा, वेट उसका कम होने लगेगा, उसको थकान मतलब फैटिक महसूस होगा, तो उसको जरूरत लगेगी कि वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो नीड फॉर रेस्ट। ठीक है, जरूरत होगी उसको नीड की, वो नीड होगी ऑफ रेस्ट, ताकि उसको लगेगा कि फैटिकनेस लगेगी, ताकि वो रेस्ट कर ले। ठीक है। अब इसके बाद माइंड में क्या सिम्टम्स आते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एटीपी नहीं पहुंच रही है, बिकॉज जो हमारी इंटेस्टाइन है उनमें डिसफंक्शन है। जब वो फूड को एब्जॉर्ब, जो फूड खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, तो वो जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, ये यहीं पे हमारी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है इंटेस्टाइन को, तो उसमें क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको सेंड नहीं कर पाएंगी। जब सेंड नहीं कर पाएंगी तो एटीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूरॉन माइलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। न्यूरॉन माइलेशन मतलब कि हमारी जो नर्व होती है उसमें एक माइलिन सीट प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, फास्ट कंडक्शन कराती हैं और ब्रेन को सेंसेशन भेजती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। न्यूरॉन माइलेशन क्या हो जाएगा, माइलिनेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन माइलिनेशन डिक्रीज, तो मेंटल स्टेट क्या होगी, वो अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज फॉर दिस स्टेट नीड, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेट के लिए जितनी भी मेंटल स्टेट होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, और न्यूट्रिशंस क्या है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, और जितनी भी स्टेट है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है। अब चौथा क्या है कि आयरन डिक्रीज है, क्योंकि बेसिक सी बात है कि न्यूट्रिशंस नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं। क्या है इसमें, आयरन की भी कमी है, आयरन की कमी होगी तो पेशेंट में क्या होगा, एनीमिया। ठीक है। विटामिन्स जो कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जब डिक्रीज होगा, नहीं होगा, तो वो क्या कॉज करेगा, माउथ अल्सर। क्या कॉज करेगा, माउथ अल्सर कॉज करेगा, मुंह में छाले हो जाएंगे। ठीक है। पांचवा कि स्किन विल बिकम ड्राई। अब न्यूट्रिशंस नहीं है, विटामिन्स नहीं है, तो उसमें भी क्या महसूस होगा, पेशेंट आएगा बोलेगा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई लग रही है। ठीक है। फिर उसकी हम जब हिस्ट्री पूरी लेंगे तब उसका सबसे पहले आएगा कि हाँ लूज मोशन होता है, जब वो खाना खाता है तब उसे सही से फूड जो है उसका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। बोन्स उसकी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। ठीक है। बोन में पेन होगा क्योंकि मिनरल्स जो है वो डिक्रीजेज है, बोन में पेन बिकॉज मिनरल्स क्या है, डिक्रीज है। ठीक है। सातवां, नर्व में पैरास्थीसिया। नर्व में क्या होगा, क्योंकि एटीपी नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, नर्व पैरास्थीसिया, मतलब उसको बर्निंग सेंसेशंस लगेगा, नर्व में बताएगा करके। ठीक है। आठवां, नॉक्टर्नल डायरिया, मतलब रात में उसको डायरिया होगा, क्योंकि उसका फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब कि उसके न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट में निकल रहे हैं, पासेस आउट हो रहे हैं, तो उसको नॉक्टर्नल डायरिया, मतलब रात में उसको डायरिया की शिकायत लेकर के वो बताएगा। 9 होगा ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब कि उसको एनर्जी, मतलब जो एटीपी है वो उसका डिक्रीज है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या होगा, उसका स्पर्म का काउंट क्या हो जाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या कॉज करेगा, इनफर्टिलिटी। ठीक है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा तो वो कॉज करेगा इनफर्टिलिटी, तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है। 10वां, फ्लैचुलेंस। पेशेंट बोलेगा आकर के कि गैस बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है। 11, जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट में हम लोगों को ये हमें साइन मिलेगा कि उसके स्किन के जस्ट नीचे
उसको ब्लीडिंग स्पॉट्स पड़े होंगे छोटे छोटे से, तो वो पेशेंट बताएगा कि ये रेड रेड से बॉडी में स्पॉट्स पड़ रहे हैं, तब हम जानेंगे कि ये विटामिन के इसके अंदर कमी हो रही है बिकॉज ऑफ सीलिएक डिजीज। इस वजह से इसके स्किन के नीचे क्या हो रहे हैं, ब्लीडिंग स्पॉट्स पड़ रहे हैं। 12 विटामिन की डिक्रीज होने की वजह से जो रीमॉडलिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब मैंने एक बताया था कि जो इंटेस्टिनल सेल है उनमें रीमॉडलिंग होती है, मतलब पुरानी सेल जो होती है शेड आउट हो जाती है और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब वहां पे विटामिन नहीं है तो क्या हो जाएगा, रीमॉडलिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या थे, सीलिएक डिजीज में सिम्टम्स जो कि पेशेंट लेके आता है, कुछ साइन जो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जब पेशेंट बताता है तो हम उन्हें देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए काफी यूजफुल होगा। तो अभी हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें साइलेंट सीलिएक डिजीज होती है। साइलेंट सीलिएक डिजीज का मतलब ये होता है कि पेशेंट आता है और वो बोलता है कि उसमें डायरिया नहीं है, ठीक है। इन सम पेशेंट साइलेंट सीलिएक डिजीज, डायरिया नॉट प्रेजेंट बट अदर सिम्टम्स आर प्रेजेंट। लेकिन जितने भी हमने सिम्टम्स पढ़े थे वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, डायरिया नहीं होता है इन सीलिएक डिजीज। तो उसमें क्या होता है, बोलते हैं कि वो क्या है, साइलेंट सीलिएक डिजीज, लेकिन ये कुछ पेशेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ व्हीट इंटॉलरेंस, एक ये पॉइंट है कि व्हीट इंटॉलरेंस मतलब व्हीट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो बिकॉज ऑफ व्हीट इंटॉलरेंस स्किन में क्या हो जाता है, इचिंग होने लगती है। कुछ पेशेंट में सिम्टम बताते हैं आकर के कि स्किन में खुजली होने लगती है और रैशेस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो ये क्या होते हैं, व्हीट इंटॉलरेंस होने की वजह से स्किन में इचिंग होने लगती है और उसके बाद उसमें रैशेस होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। तो ये था बेसिकली पेशेंट में जो सिम्टम होते हैं और जिनकी कंप्लेन के साथ में पेशेंट आता है तब हम उसको डायग्नोस करते हैं सीलिएक डिजीज को। तो डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं कि कुछ टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट में हम सबसे पहले करवाते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्यों करवाते हैं, एंडोस्कोपी में हम क्या देखते हैं, बिलियस एट्रोफी फाइंड आउट करते हैं। बिलियस एट्रोफी की जो बिलियस सेल्स हैं, जो इंटेस्टिनल सेल्स हैं, उनके साइज में क्या हुआ है, स्मॉल हुआ है, तो उसको बोलते हैं बिलियस एट्रोफी। तो हम लोग ये किससे देखते हैं, एंडोस्कोपी से। सेकंड हम कराते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट में हमें एंटीबॉडीज देखने को मिलती है, क्योंकि सीलिएक डिजीज में बेसिकली क्या है कि इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर देता है अगेंस्ट ग्लूटेन एंड इंटेस्टाइन सेल्स के अगेंस्ट। तो इसमें हम ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को देखते हैं और उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है कितने, 3 टाइप्स की। तो 3 टाइप्स में सबसे पहले कौन सी होती है, एंटी ग्लियाडिन एंटीबॉडीज। ए बी क्या है, ये एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटी ग्लियाडिन एंटीबॉडी। एंड सेकेंड एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज, एंडोमाइसियल एंटीबॉडी। ये सीलिएक डिजीज के 90% पेशेंट में प्रेजेंट होती है। सीलिएक डिजीज पेशेंट 90% सीलिएक डिजीज के पेशेंट में ये एंटीबॉडी क्या मिलती है, प्रेजेंट होती है, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, ठीक है। थर्ड टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी। थर्ड क्या होती है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी। ये क्या करती है, हमें हेल्प करती है डायग्नोस सीलिएक डिजीज। सीडी मतलब हो गया, सी डी का मतलब है सीलिएक डिजीज, ठीक है। टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज क्या करती है, हमें हेल्प करती है डायग्नोसिस ऑफ सीलिएक डिजीज में। तो ये बेसिकली ब्लड टेस्ट कराने पर हमें 3 टाइप की एंटीबॉडीज देखने को मिलती है, वो भी किसमें, जो कि सीलिएक डिजीज का पेशेंट होगा। जब अपनी पेशेंट सिम्टम्स बताएगा और उसकी हम लोग हिस्ट्री लेंगे और उसका हम लोग जितनी भी कंप्लेंट्स देगा उनको लेंगे, उसके बाद हम फाइंडिंग की तरफ जाते हैं, तो हम ये टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। थर्ड हम कराते हैं स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करवाते हैं, स्टिटोरिया देखने के लिए, क्योंकि फैट अमाउंट क्या होगा, हमें इंक्रीज मिलेगा इन स्टूल में। तो ये भी हमारा डायग्नोसिस जो है वो सीलिएक डिजीज की तरफ जाती है, ठीक है।
फोर्थ हम कराते हैं बायोप्सी कराते हैं और बिलियस एट्रोफी सेल, जो इंटेस्टिनल सेल्स होती हैं, बिलियस सेल्स जो होती हैं उनकी हम बायोप्सी कराते हैं। वो भी किसकी, जो बिलियस एट्रोफी सेल्स है जिनका साइज छोटा हो गया है उनकी हम बायोप्सी कराते हैं। तो उसमें हमें क्या मिलता है, लिम्फोसाइट एंड WBC प्रेजेंट मिलती हैं। क्यों मिलेंगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, इम्यून सिस्टम ने पहले से ही एंटीबॉडीज बना के रखी है, तो वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन चल रहा होता है। इस वजह से हमें WBC एंड लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है देखने को मिलती हैं जब हम बिलियस एट्रोफी सेल्स की बायोप्सी कराते हैं। नॉर्मल बिलियस सेल्स की नहीं कराते हैं, एट्रोफी सेल्स की कराते हैं, जिनका सेल्स जो साइज जो होता है वो छोटा हो गया होता है, स्मॉल हो गया होता है, उनकी करवाते हैं। अब सीलिएक डिजीज में ट्रीटमेंट, बेसिकली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ना ही कोई इसके लिए मेडिसिन दी जाती है कि मेडिसिन से ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस है वो ठीक हो सके। हम पेशेंट को क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं वीट फ्रॉम डाइट। डाइट में जितना भी वीट होता है उसको रिमूव करवा देते हैं और उसके बाद वीट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, बिकॉज उसको इंटॉलरेंस है, ठीक है, बिकॉज बिलियस एट्रोफी, बिलियस एट्रोफी होने की वजह से क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन का डाइजेस्टिव पावर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है और पेशेंट में लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। अगर पेशेंट वीट खाता रहेगा, बिलियस एट्रोफी होता रहेगा, तो इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है नॉर्मल वो डिसफंक्शन हो जाएगा और डाइजेस्टिव पावर जो होती है कि उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अदर जो वीट के अलावा पेशेंट जो भी खाएगा वो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में जो सेल्स होती हैं, बिलियस सेल्स, जो कि फूड को न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, डाइजेस्ट करवाती हैं, जब उन्हीं का साइज छोटा हो जाएगा तो उसका क्या होगा, डाइजेस्टिव पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और पेशेंट में अच्छे से फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा और पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। इस वजह से हम पेशेंट को जब डायग्नोस कर लेते हैं सीलिएक डिजीज, तो उसको हम क्या कर देते हैं, वीट रिमूव करवा देते हैं फ्रॉम डाइट। तो ये बेसिकली था सीलिएक डिजीज के बारे में, क्या कॉज था इसका, क्या इसके साइन एंड सिम्टम आते हैं, क्या हम इसमें इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, या आपके यूजी एग्जाम में या पीजी में कोई इससे क्वेश्चन आता है तो वो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा निकालना। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।